Hello everyone, welcome to my another video. So my name is Vivya Rekwar and मैं आपको यहाँ कंप्लीट कराने वाली हूँ बॉटनी एंड जूलॉजी यानी कि पूरी बायोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा कोशिका आता है, जीवन की इकाई। लेकिन उससे पहले हम बॉटनी का थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर बॉटनी का सिलेबस रहेगा क्या। ये नीट के बच्चों के लिए है। इसके अलावा अगर आप 11th में हो या 12th में हो और आपको रिवीजन करना हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इसमें हम शॉर्ट नोट्स की सहायता से पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले बॉटनी का सिलेबस देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आती है कोशिका, फिर कोशिका विभाजन, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, पुष्पीय पादपों की आकारिकी, पुष्पीय पादपों का शारीर, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि परिवर्धन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक सिद्धांत, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव तथा समष्टियाँ, पारितंत्र और जैव विविधता तथा संरक्षण। इसको हम थोड़े स्लो पढ़ेंगे ताकि जिन बच्चों ने अभी पढ़ा भी ना हो ना तो उनके एग्ज़ाम भी अच्छे से निकल पाए। अगर आप 11th में हो और आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो यहाँ से आप क्लियर करके जा सकते हो, काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कोशिका से बिना किसी टाइम को वेस्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोशिका होती क्या है? झिल्ली रहित या झिल्ली आवृत्ति यानी झिल्ली से घिरी हुई या झिल्ली से ना भी घिरी हो तो ऐसे कोशिकाओं का समूह जो जीवधारी के शरीर का निर्माण करता है, यानी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, इसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका से छोटा किसी भी चीज़ का स्वतंत्र अस्तित्व यानी उसका जीवन संभव नहीं है। यानी अगर कोशिका है तो उस कोशिका से छोटी किसी भी चीज़ का जीवन में अस्तित्व नहीं है। अगर हम बात करें एटम्स की या इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, इन सब का जीवित अस्तित्व नहीं है। हाँ, भले ही कोशिका इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है, लेकिन वो एक निर्जीव चीज़ है और कोशिका एक सजीव चीज़ है। सजीव क्यों है वो हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई होती है। ओके, अगर हम बात करें कि जीव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर कोशिका के आधार पर देखें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होती है बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक कोशिका से निर्मित होते हैं, यानी एक अकेली कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन में भी दिया हुआ है। यानी कि एक अकेली कोशिका जीवित रहने के लिए वो सारे आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है, जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, स्वांगीकरण, ये सारी चीज़ें वो कर सकती है। वही एटीपी का निर्माण भी कर देगी, वही उत्सर्जन भी कर देगी, वही अपने जो पोषक पदार्थ है उन्हें अपने शरीर में सभी जगह फैला देगी, वो प्रजनन भी कर सकती है, सब चीज़ें कर सकती है। ठीक है, अब बात आते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जैसे कि हम मनुष्य। हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। ओके, अब बात करें कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। अच्छा, मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका कैसे? क्योंकि जो उन्होंने कोशिका देखी थी वो एक कॉर्क की कोशिका थी। कॉर्क जानते हैं आप सभी, आपने विदेशी मूवी देखी होगी, मतलब कोई भी अब्रॉड की मूवी जिसमें वो जब वाइन की बोतल खोलते हैं ठक करके आवाज़ आती है ना, तो वो जो ठक करने की आवाज़ आती है उसके ऊपर जो लगा रहता है वो उसे कॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो उस कॉर्क को काट कर उसकी सेल्स का अध्ययन किया था, तो उन्होंने पाया कि ये कोशिकाओं का एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर दिख रही थी। ठीक है, और वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर क्यों थी? कोशिका की भित्ति वजह से, कोशिका भित्ति की वजह से। और उसके अंदर कुछ नहीं था क्योंकि उसमें जीवद्रव्य अनुपस्थित था, और जीवद्रव्य अनुपस्थित था इसी वजह से हम उसे मृत कोशिका कहते हैं। ठीक है,
तो अब सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो थे हमारे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी क्योंकि उस कोशिका में जीव द्रव्य उपस्थित था। ओके, केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जब हमने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई, इसके बाद हमने कोशिका और कोशिकांगों का अधिक सुस्पष्ट तरीके से अध्ययन किया। ओके, ये सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नीट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब बेटा जी हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की, यानी सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी क्या है? तो हमारे जो मिथियस शाल्डेन थे, इन्होंने 1838 में, ये कौन थे मिथियस शाल्डेन? एक जर्मन के वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया और उस पर आधारित एक कथन को कहा। क्या कहा? कि पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होते हैं जो पादप ऊतक का निर्माण करते हैं। ये एक कथन कहा था। वहीं थियोडोर स्वान, जो कि थियोडोर स्वान ने 1839 में, जो कि जर्मन के प्राणी शास्त्री थे। देखो, ओल्ड एनसीईआरटी में ब्रिटिश प्राणी शास्त्री लिखा है, लेकिन जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है वहाँ पे ब्रिटिश की जगह जर्मन कर दिया है। तो ये भी जर्मन के थे और ये भी जर्मन के थे। डन। तो हमारे मिथियस शाल्डेन जो थे वो 1838 में आए थे और जो हमारे थियोडोर स्वान थे वो 1839 में आए थे। ये हमारे कौन थे? वनस्पति शास्त्री थे और ये हमारे प्राणी शास्त्री थे। जो हमारे स्वान थे, इन्होंने अध्ययन किया थे तो ये प्राणी शास्त्री, लेकिन इन्होंने पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं का अध्ययन किया था। ठीक है, और कुछ कथन कहे थे, उन्हें हम देखते हैं कि जंतु कोशिका का एक बाहरी आवरण होता है, एक पतली परत होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज करने वाले कौन थे? तो वो हमारे स्वान थे। ओके, कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये किसने कहा था? स्वान ने कहा था। लेकिन क्या ये कथन आज के टाइम पर सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ जीव हमने खोजे हैं जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे में आते हैं और उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस कथन को सही कहना आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं होगा, है ना। खैर, उससे क्या, हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। पादप तथा प्राणी का शरीर कोशिकाओं एवं उसके उत्पाद से मिलकर बना हुआ होता है और इसे ही हम श्वान की परिकल्पना कहते हैं या कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना कहते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट कि श्वान की परिकल्पना क्या थी? पादप तथा प्राणी का शरीर कोशिकाओं एवं उनके उत्पाद से मिलकर बना हुआ होता है और उनका उत्पाद क्या होता है? उनका उत्पाद होता है ऊतक, टिश्यूज। कोशिका का उत्पाद क्या होता है? टिश्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कि शाल्डेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन उनकी एक कमी रही थी। क्या कमी रही थी, जरा कमेंट करके बताना। गुड। शाल्डेन और स्वान ने यह बताने में असफल रहे थे कि नई कोशिका का निर्माण आखिर होता कहाँ से है, नई कोशिकाएं आखिर बनती कहाँ से हैं। तो उसको बताने के लिए आए थे हमारे रुडोल्फ विर्चो 1855 में। इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है और इसे ही हम बोलते हैं कोशिका लीनिएज सिद्धांत। तो कोशिका लीनिएज सिद्धांत क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। तो उस आधार पर नवीन कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत क्या बना? पहला पॉइंट, प्राणियों का शरीर कोशिकाओं एवं उसके उत्पाद से मिलकर बना हुआ होता है और दूसरा, कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। और इसका अपवाद क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी है।
ओके, अब हम कुछ एएसपी पॉइंट देखते हैं। एएसपी सर कमाल के सर है। तो एएसपी पॉइंट्स को अगर हम देखें तो इसमें आता है सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत शार्लेन और शॉन ने मिलकर दिया था। कोशिका सिद्धांत, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो शार्लेन, शॉन और विर्चो ने दिया था। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था। विर्चो ने किया था। कोशिका लीनियर सिद्धांत किसने दिया था। विर्चो ने दिया था। कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी थी। तो शॉन ने दी थी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम बात करें कोशिका के समग्र अवलोकन की, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अभी जो एनसीईआरटी में दिया है हम वो पढ़ते हैं। जो हमारे जीवन का भौतिक आधार है वो क्या है। जीवन का भौतिक आधार कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य है, जो कि प्रोटिस्टा जगत, पादप कोशिका, जंतु कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि मोनेरा जगत और कवक जगत सभी जगतों में मिलता है। यानी अगर कोई कोशिका जीवित है इसका मतलब ये है कि उसमें जीव द्रव्य है, राइट। तो वहीं जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असीम केंद्र की ये कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हिंदी में क्या बोला जाता है, असीम केंद्र की ये कोशिकाएं, यानी कि जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन हाँ केंद्रक जैसी एक संरचना होती है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, और जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है यानी ससीम केंद्र की कोशिका, इसमें वास्तविक केंद्रक होता है। यू यानी कि सत्य और कैरियोटिक यानी कि केंद्रक, सत्य केंद्रक, जिसमें सही सत्य केंद्रक उपस्थित है उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट दिया था कि एनसीईआरटी में छोटू सा एक्सपेरिमेंट दिया है कि अगर आप प्याज लेते हो, प्याज क्या है, एक प्याज की कोशिका क्या होगी, एक पादप कोशिका होगी, और जब हम उसका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं तो वहाँ सबसे बाहरी परत क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। वहीं अगर हम मनुष्य की गाल की कोशिका को देखें तो वहाँ जो सबसे बाहरी परत पाई जाएगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी कोशिका झिल्ली। तो इसी आधार पर तो बताया गया है कि जो हमारे प्राणी होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है लेकिन पादपों में पाई जाती है ना। अब बात करते हैं जो हमारा कोशिका द्रव्य है वो केंद्रक द्रव्य है, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर हम मिला दें तो ये क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बनता है, जो कि क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, और वहीं किसी कोशिका में से अगर मैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा, जीव द्रव्यक बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। वहीं अगर किसी कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए तो वो जीव द्रव्यक कहलाता है। ओके, अब हम कोशिका की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से रीजन्स आते हैं, तो इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले आता है कोशिका आवरण, फिर आता है साइटोप्लाज्म और फिर आता है केंद्रक या केंद्राप। तो हम सबसे पहले कोशिका आवरण, सेल एनवलप की बात करते हैं। तो एक कोशिका का जो आवरण होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा कोशिका झिल्ली। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो सिर्फ मोनेरा जगत में मिलता है। कोशिका भित्ति जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी में मिलती है। वहीं कोशिका झिल्ली है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और जंतु सभी जगतों में पाई जाती है। अगर बात करी जाए साइटोप्लाज्म की तो ये वो क्षेत्र होता है, मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़, जहाँ मेटाबॉलिज्म का काम होता है, जहाँ उपापचय क्रियाएं होती हैं। तो कोशिकीय क्रियाओं की मुख्य जगह क्या है, तो वो है हमारा साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है यहाँ का द्रव्य, यानी कि जो यहाँ पे सेमी लिक्विड भरा हुआ होता है। सेमी लिक्विड क्या होता है, एक होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड। लिक्विड क्या होता है, जैसे हमारा
पानी। सॉलिड क्या होता है, कठोर होता है जैसे कि बर्फ़। लेकिन सेमी लिक्विड क्या होता है, एक लिक्विड तो है लेकिन वहाँ पे कुछ सॉलिड चीज़ों की वजह से वो गाढ़ा है, जैसे कि जेली। ओके, तो उसे बोलते हैं सेमी लिक्विड। तो इस सेमी लिक्विड का नाम क्या है, साइटोसॉल है। क्या है, साइटोसॉल है। तो इस साइटोसॉल में ही क्या होती हैं, हमारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं। और ठोस चीज़ें क्या हैं, कोशिकांग है बेटा। कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग किस तरीके से पाए जाते हैं, एक होते हैं झिल्ली रहित और एक होते हैं झिल्ली आबद्ध। यानी एक वो होते हैं जिनमें झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं और एक वो होते हैं जिनमें झिल्लियाँ पाई जाती हैं। अब झिल्ली किन किन में नहीं पाई जाती है, तो सबसे पहले आता है राइबोसोम। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर हम जंतु कोशिकाओं की बात करें तो वहाँ पे आता है तारक काय। ठीक है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता तारक काय। ओके, अगर हम बात करें झिल्ली आबद्ध की, तो ऐसे कोशिकांग भी होते हैं जो एक झिल्ली आबद्ध होते हैं और ऐसे कोशिकांग भी होते हैं जो दो झिल्ली आबद्ध होते हैं। तो एक झिल्ली आबद्ध कौन कौन से हैं, ईआर है हमारी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी है यानी गोल्जी काय, लेयन काय, राजधानी और सूक्ष्मकाय। वहीं दो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, केंद्रक, सूक्ष्म कणिका यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया और हमारे नमक नहीं, लवक। ओके, नमक, वाह, ठीक है। तो लवक हमारे 3 टाइप के होते हैं, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम मोनेरा की बात करें तो देखो, मोनेरा में सबसे अंदर की ओर कोशिका झिल्ली पाई जा रही है, फिर उसके बाहर कोशिका भित्ति और सबसे बाहर पाई जाती है ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, वहीं अगर हम बात करें कुछ प्रोटिस्टा कवकोपादपों की, तो वहाँ सबसे अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली और सबसे बाहर पाई जाती है कोशिका भित्ति। वहीं अगर जंतुओं की बात करें तो उसमें एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम है कोशिका झिल्ली। कुछ क्वेश्चंस देखें या देखते हैं। मोनेरा में कोशिका आवरण का सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, मोनेरा की जो मोनेरा कोशिकाएं हैं इनके आवरण की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। पादप की कोशिका भित्ति, वहीं जंतुओं की कोशिका झिल्ली। एकदम सिंपल था, तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे यार। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे अगर हम बात करें तो कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्य के अनुरूप बदलती है, यानी चेंज रहती है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर सिर्फ गोल 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 कोशिकाएं हैं या लंबी 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 कोशिकाएं हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर कई तरह की कोशिकाएं हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ दिए भी हुए हैं और कुछ के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आकार की, तो सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, सबसे छोटी होती है विषाणु। लेकिन वही कि विषाणु को हम सजीव कोशिका नहीं कहते हैं, इसे हम सबसे छोटी कोशिका नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। लेकिन इसकी साइज़ क्या है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। वहीं सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, जो कि है 0.3 माइक्रोमीटर। और वही माइक्रोप्लाज्मा का ही एक प्रकार है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, एक प्रारूपिक जीवाणु कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर का। और जो जीवाणु हो सकते हैं यानी इनकी मैक्सिमम साइज हो सकती है वो कितनी है, वो 3 to 5 माइक्रोमीटर है। अगर हम आरबीसी का व्यास देखें, याद रखना कि एनसीईआरटी में आरबीसी का व्यास दिया हुआ है, वो है 7 माइक्रोमीटर। और एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो वो 10 से 20 माइक्रोमीटर की हो सकती है। अगर बात करें पीपीएलओ क्या है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी प्लूरोनिमोनिया सम जीव। मतलब क्या है प्लूरो, अगर आपने प्लूरा वर्ड सुना है कि हमारे फेफड़ों में एक द्रव्य भरा हुआ होता है, जैसे हम प्लूरा कहते हैं, है ना। और निमोनिया, तो उस प्लूरा में निमोनिया के लक्षण पैदा करता है ये जीव, है ना। निमोनिया कौन से जीव फैलाते हैं, अगर आपको याद हो तो
आपको याद होगा जैसे स्टेप्टोकोकस निमोनिया हमारे अंदर क्या निमोनिया फैलाता है ना, तो उसी तरीके के इस प्लूरा में निमोनिया फैलाने का काम इस ऑर्गेनिज्म का होता है, इसलिए इसे हम पीपीएलयू कहते हैं। ओके, देन सबसे छोटी अगर कोशिका की बात करें तो वो कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। मैं तारक का ही बोल रही थी, ठीक है, तंत्रिका कोशिका है। ओके, एक छोटी सी टिप आप सभी के लिए कि जहाँ भी OID ऑइड शब्द आता है ना, जैसे न्यूक्लियोइड है ना, तो न्यूक्लियो को क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस है ना, उसमें ऑइड जोड़ दिया, इसका मतलब है न्यूक्लियस के समान। वहीं अगर वायरस है तो उसका मतलब क्या है? विषाणु है। वहीं वायरॉइड आ गया तो मतलब वायरस जैसी एक और जीव, वायरस जैसा एक और जीव, वायरॉइड। ओके, तो एक टिप थी। ओके, आगे बात करते हैं इनकी आकृति की। तो कार्यों के अनुरूप कोशिका विभिन्न आकृतियों की होती है, जैसे कि हमारी RBCs की बात करें, लाल रक्त कोशिकाओं की बात करें तो ये गोल होती हैं और द्विअवतलीय होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात करें तो ये अमीबाकृति होती है। स्तंभाकार कोशिकाओं की बात करें तो ये लंबी और सक्रिय होती है। मध्योतकी की बात करें तो ये गोल होती हैं। वाहिनिका की बात करें तो ये दीर्घीकृत होती हैं। वहीं तंत्रिका कोशिका की बात करें तो ये साकित और लंबी लंबी होती है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इनमें डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, इंपॉर्टेंट है। तो प्रोकैरियोटिक झिल्ली आबद्ध केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक की बजाय केंद्रक जैसी समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे हम न्यूक्लियोइड यानी केंद्राब कहते हैं। वहीं यूकैरियोटिक में झिल्ली आबद्ध वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें नग्न आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ के ऊपर हमारा केंद्रक नहीं है, है ना। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ आवृत यानी ढका हुआ आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ एक आवरण पद्धति पाई जाती है, यानी वन एनवलप सिस्टम पाया जाता है। वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ दो आवरण पद्धति भी पाई जाती है। ये क्या है? एक आवरण पद्धति, यानी कि सिर्फ एक आवरण पाया जाता है किसी भी कोशिकांग के ऊपर। वहीं दो आवरण पद्धति की बात करी जाए तो दो आवरण पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में दो आवरण है ना। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक्स की तो यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं पाया जाता है, यानी कक्षयुक्त नहीं होता है। कक्षयुक्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं है। अगर इसमें बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते तो सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ द्रव्य होता, यानी अपने अपने कक्ष होते, अपने अपने कमरे होते हैं। जैसे हमारे घर में 4 लोग हैं और चारों के अपने अपने कमरे हैं, राइट। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ एक ही पर्सन है तो उसके लिए कमरों की ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए यूकैरियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, इसी वजह से वहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ नहीं पाया जाता। दैट्स इट। ओके, आगे जाके बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। वहीं यूकैरियोटिक में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ राइबोसोम 70S पाया जाता है, जिसकी बड़ी इकाई 50S और छोटी इकाई 30S होती है। वहीं यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S और 80S दोनों पाए जाते हैं। 70S माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाए जाते हैं और 80S कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। 70S की छोटी इकाई जो होती है वो 30S, बड़ी इकाई 50S की होती है। वहीं अगर बात की जाए 80S राइबोसोम्स की तो उसकी बड़ी इकाई 60S की और छोटी इकाई 40S की होती है। अब इनको प्लस करना मत बैठना, क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट्स हो, और क्यों प्लस नहीं करना है इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ओके, अगर बात करी जाए प्रोकैरियोटिक की तो यहाँ पर कोशिका पंजर या साइक्लोसिस नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका पंजर और साइक्लोसिस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पक्षमाव यानी सीलिया नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में पक्षमाव पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करी जाए तो यहाँ पर जो हमारी कशाभिका है यानी फ्लैजिला है, अगर उपस्थित है तो उसमें फ्लैजिलन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक के जो कशाभिका है फ्लैजिला, उसमें
फ्लैजिलेन नहीं बल्कि ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। दोनों स्ट्रक्चर में अलग अलग होती है ना, इस वजह से। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पर एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। वहीं यूकैरियोटिक में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। वहीं यूकैरियोटिक में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आगे चल के देखते हैं तो यहाँ अगर प्रोकैरियोटिक में अगर देखें तो वहाँ केवल एक प्रतिकृति स्थल यानी ORI स्थल होता है। ये सब चीज़ें क्या है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, अकेले अंतर याद कर लेना। ओके, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ बहुत सारे प्रतिकृति स्थल यानी ORI स्थल पाए जाते हैं। अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की, तो यहाँ प्रोकैरियोटिक में ये सब चीज़ें जीव द्रव्य में होती हैं। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो हमारा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो केंद्रक द्रव्य में होता है, और जो हमारा ट्रांसलेशन होता है यानी अनुवाद जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स मोनेरा जगत है। मोनेरा जगत में भी जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ और नीलहरित शैवाल आते हैं। और यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ प्रोटिस्ट जगत, कवक जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया किंगडम आते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, जहाँ पे हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। आई नो वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये है वन शॉट जिसमें हमें हर चीज़ कवर करनी है, वो भी डिटेल में, तो लंबी तो होनी बनती है ना। और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो लग रही है तो अपने माइक का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ा जुकाम है। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम हम सबसे पहले जान लेते हैं, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतःविशिष्टकाय, अंतःविशिष्टकाय, कशाभिका, रोम, झालर, क्रोमैटोफोर, राइबोसोम, प्लाज्मिड, आरएनए, केंद्राब, जीव द्रव्य, गैस राजधानी और मीसोसोम्स। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पढ़ेंगे, और जो सेम स्ट्रक्चर जैसे कोशिका झिल्ली है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं तो डरिएगा नहीं, और जो छूट जाए उसको कमेंट पे बता देना, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्राब, न्यूक्लियोइड, जिसे हम कहते हैं जीनोफोर। ये क्या है बेटा? जीनोफोर यानी जीनोफोर क्या होता है? डीएनए। और जहाँ ये डीएनए पाया जाता है वो उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, या उसे हम जीनोम भी कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है, यानी कि नग्न आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, ये हमने पढ़ा है। डीएनए क्या होता है? ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर 11th में हो तो इसे याद कर लेना। तो ये क्या होता है? एक वलयकार यानी गोल गोल रिंग के स्ट्रक्चर में वलयकार क्या है? द्विरज्जुकी, डबल स्ट्रैंडेड, यानी इसके 2 धागे पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए जीसी प्रकार का डीएनए होता है, जो कि एटी प्रकार के डीएनए की तुलना में अधिक ताप स्थायी होता है। ये क्या बोल दिया दीदी, कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपने डीएनए पढ़ा है तो डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं ये आपको पता होगा। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो ए जो है वो टी से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और जी जो है वो सी से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। जिस डीएनए में जीसी बॉन्ड्स ज़्यादा पाए जाते हैं वो जीसी प्रकार का कहलाएगा। जिसमें एटी ज़्यादा पाया जाएगा वो एटी प्रकार का कहलाएगा, क्योंकि इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, और हमारा प्रोकैरियोटिक जीसी प्रकार का डीएनए है। ट्रिपल बॉन्ड के होने की वजह से ये ज़्यादा ताप स्थायी होता है, यानी इसका ताप पर कोई, अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा दें तो भी इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये जीवित रह सकते हैं, जीसी प्रकार। ओके,
अभी भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाना और फिर से समझ के आना। नेक्स्ट पे जाते हैं तो नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मेट। और समझ में ना भी आया हो ना तो टेंशन मत लेना, इतना भी ज़्यादा काम का नहीं है वो। प्लाज्मेट की बात करते हैं। प्लाज्मेट की बात करते हैं तो प्लाज्मेट होता क्या है? जो हमारा मुख्य डीएनए है, यानी कि जो हमारा जीनोम है, उस जीनोम के अलावा उसके अतिरिक्त भी एक वलय आकार के डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मेट कहते हैं। यानी एक मुख्य तो पाया ही जा रहा है, लेकिन मुख्य के अलावा भी कुछ ऐसे पाए जा रहे हैं जिन्हें हम प्लाज्मेट कहते हैं। ये प्लाज्मेट काम क्या करते हैं? कुछ जीवाणुओं का मुख्य डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक और डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। यह मुख्य डीएनए से छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है, मुख्य है तो बड़ा होगा, और ये अतिरिक्त पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम, सॉरी फॉर नॉइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मुख्य डीएनए से छोटा पाया ही जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वलयाकार और द्विरज्जु की। ये भी गोल गोल पाया जाता है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये क्या होता है? अर्ध स्वनियंत्रित होता है, यानी अपने आप को आधे तरीके से कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये है तो डीएनए ही, और डीएनए का काम क्या होता है? कंट्रोल करना। तो ये अपने आप को आधे तरीके से कंट्रोल कर लेता है और आधे तरीके से मुख्य डीएनए इसको कंट्रोल करता है। यह अपना प्रतिकृतियां यानी कि रेप्लिकेशन स्वतः ही कर लेता है। ओके, अगर प्लाज्मेट के प्रकार की बात करें तो ये दो टाइप के पाए जाते हैं, एक है आर प्लाज्मेट और एक है एफ प्लाज्मेट। आर प्लाज्मेट क्या होते हैं? यह जीवाणुओं में एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। वहीं एफ प्लाज्मेट की बात करें तो ये होता है फर्टिलाइजिंग, यानी कि यह प्लाज्मेट जनन कारक यानी फर्टिलाइजिंग फैक्टर्स के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, ये हमें रेजिस्टेंस देता है आर प्लाज्मेट, और एफ प्लाज्मेट जो है वो फर्टिलाइजिंग फैक्टर होता है। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम बात करें इनके आवरण की, प्रोकैरियोटिक का कोशिका आवरण आखिर होता कैसे है, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें 3 आवरण पाए जाते हैं, एक ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि तीनों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन इनका एक सामूहिक कार्य क्या होता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। यानी तीनों अपने अपने अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका एक ग्रुप में भी काम है कोशिका को सेफ्टी देना। ओके, तो ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह की पाई जाती हैं। एक होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होती हैं, यानी कठोर होती हैं, जिसे हम कैप्सूल या संपुट कहते हैं, और एक वो होती हैं जो थोड़ी लचीली होती हैं, इसे हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं या अवपंक परत कहते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं संपुट की तो ये मोटी और कठोर होती हैं और कोशिका भित्ति से अच्छी तरह से बंधी हुई होती है, यानी टाइटली बॉन्डेड होती हैं। यह जीवाणुओं को पोषक यानी होस्ट से प्रतिरक्षा तंत्र से बचाती हैं। होस्ट के प्रतिरक्षा तंत्र से सुरक्षा कौन करता है? तो संपुटिका करती है। जीवाणुओं की पाथोजेनिसिटी के लिए उत्तरदायी होती है। पाथोजेनिसिटी क्या होती है? संक्रमण यानी बीमारी, यानी अगर जीवाणु में बीमारी है तो किसकी वजह से है? इसी संपुटिका की वजह से है, क्योंकि इसमें पाथोजेनिसिटी पाई जा रही है। अगर हम अवपंक परत की बात करें तो ये कोशिका भित्ति से ढीली तरीके से जुड़ी हुई होती है और कोशिका को सूखने से बचाती हैं, यानी उसे आर्द्रता प्रदान करती रहती है ना। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, यानी इसे म्यूरिन भी कहते हैं। ये दृढ़ होती है, कोशिका को आकार का निर्धारण करती है, कोशिका को फटने यानी निपातित होने से बचाती है। कोशिका को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। फटना यानी कि उसका फट जाना, निपातित होने यानी उसका पिचक जाना। डन। अगर हम ग्राम स्टेनिंग पद्धति की बात करें तो ये किसने दी थी? क्रिस्टियल ग्राम ने दी थी। इन्होंने जीवाणुओं का अध्ययन किया था और जीवाणुओं पर क्या इन्होंने क्रिस्टल वॉलेट की डाई डाली थी, तो सभी जीवाणु कैसे हो गए थे? बैगनी बैगनी रंग के हो गए थे। उनके साथ होली खेल रहे थे क्योंकि उन्हें होली खेलना बहुत पसंद था, मजाक से हटके।
आगे बात करते हैं, सभी जीवाणु कैसे हो गए थे, बैगनी कलर के हो गए थे। फिर इनको अल्कोहल से और जल की सहायता से बहुत अच्छे से धोया। धोने के बाद इन्होंने पाया कि कुछ जीवाणुओं का बैगनी रंग अभी भी था, इसलिए उन्हें ग्राम पॉजिटिव नाम दे दिया। और जिन जीवाणुओं का बैगनी रंग गायब हो गया था उन्हें ग्राम नेगेटिव नाम दे दिया था। अब ऐसा हुआ क्यों था, इसमें नहीं दिया, लेकिन मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे चिल मच रही है आपको बताने की। ओके, तो सबसे पहले अगर आपने होली खेली है तो ये याद होगा कि होली खेलने से पहले हम अपनी आप पर तेल लगाया करते थे। तेल की वजह से हमारा रंग जल्दी छूट जाता था और हम क्या नेगेटिव बन जाते थे, है ना। तो वहीं जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं उन पर एक लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से लिपो क्या है, लिपिड है, यानी वसा है, तेल है। तो उस तेल की वजह से उनका रंग छुट जाता है, इसलिए उन्हें ग्राम नेगेटिव कहते हैं। नहीं आया समझ में, डोंट वरी, ये तो मेरी इच्छा थी बताने की तो मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा मीसोसोम। मीसोसोम क्या है, जो हमारी कोशिका झिल्ली है। अब बात करोगे कि कोशिका झिल्ली तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो कोशिका झिल्ली को हम यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे क्योंकि वो सेम ही स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो कुछ टाइप से मुड़ जाती है अंदर की ओर, अंतःवलित हो जाती है। तो उन्हीं अंतःवलन को हम क्या कहते हैं, मीसोसोम्स कहते हैं। तो ये मीसोसोम्स का खैर कार्य क्या है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यह कोशिका झिल्ली के यानी कि जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर की विस्तारण की वजह से बनती है ना, एक्सटेंशन से बनती है। और ये पुट्टिका, वेसिकल्स, नलिका, टिब्यूल्स और पटलिका इन रूप में पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है, श्वसन का काम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन तथा पुत्री कोशिकाओं में उनका विस्तारण, ये उनका काम होता है। सेप्ता निर्माण यानी क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, भित्ति निर्माण और पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना, और कुछ एंजाइम्स को स्टोर करना, यानी उनका स्त्रावण, एंजाइम्स का स्त्रावण, और एंजाइमों की मात्रा इससे बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या बोल दिया दीदी, समझ में ही नहीं आया। अच्छे डिटेल में समझते हैं। देखो, मीसोसोम जो होता है वो श्वसन का काम करता है, इसलिए इसे हम माइक्रोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, समवृत्तीय अंग बोलते हैं, है ना। माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्या है, समवृत्ति है। डीएनए रेप्लिकेशन का काम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा जब तो हमारी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा, नहीं तो कैसे होगा, है ना। और सेप्टा निर्माण का काम होता है इसका, यानी क्रॉस वॉल फॉर्मेशन करती है, ये भित्ति निर्माण करती है, कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायता करती है ये। ओके, और इसके विस्तारण से एक और काम बनता है, क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एंजाइम्स, इनका स्त्रावण भी होगा, इनकी मात्रा भी इंक्रीज होगी, है ना। अब बात करते हैं कि इनमें एंजाइम कौन सा पाया जा रहा है जिससे ये श्वसन कर लेते हैं। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट SOH एंजाइम इनमें पाया जाता है, जो कि सेम एंजाइम होता है जो हमारे यूकैरियोटिक के माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और इसी सक्सिनेट डिहाइड्रेज की वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में सहायक होती है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि यह यूकैरियोटिक कोशिका के माइक्रोकॉन्ड्रिया जैसा होता है। डन। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर वर्णिकी लवक भी पाए जाते हैं, जिसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, जिन्हें हम मीसोसोम कह रहे हैं ना, तो उसी कोशिका झिल्ली का एक और विस्तारण होता है जिसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। बस इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें लवक पाए जा रहे हैं, पिगमेंट पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे हम क्रोमेटोफोर बोल देते हैं। ये भी कोशिका झिल्ली के यानी जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर की ओर विस्तारण से बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और ये इनमें क्या होता है, वर्णक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। और यह कुछ प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि नील हरित शैवाल इत्यादि उपस्थित होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं और यूकैरियोटिक में पाई जाने वाली क्लोरोप्लास्ट के समान होते हैं। डन, सिंपल था। बात करते हैं कसाबिका की। तो कसाबिका क्या
क्या बोल रही हूँ मैं? तो कशाभिका क्या होती है? कशाभिका जीवाणुओं को एक कैसे होते हैं, एक होते हैं चलायमान जीवाणु और एक होते हैं अचलायमान, मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो नॉन मोटाइल होते हैं उनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, लेकिन जो जीवाणु चल सकता है, चलने के लिए उसके पास पैर होने ज़रूरी है ना, तो वही पैर कौन है? हमारी कशाभिका है ना, फ्लैजिला है। तो जो जीवाणु चल सकते हैं उनमें हमारी फ्लैजिला पाई जाती है। जीवाणुओं में फ्लैजिला उनकी सतह पर पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति के विस्तारण से बनती है और ये किससे? प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिलन प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब जैसी कोशिका की झिल्ली थी, हमारी कोशिका झिल्ली थी, इनमें क्या हो रहा था? अंदर की ओर विस्तारण हो रहा था। लेकिन जो हमारी फ्लैजिला है ये कोशिका के भित्ति के विस्तारण से बनी है, लेकिन ये विस्तारण अंदर की ओर नहीं है बल्कि बाहर की ओर है। डन। आगे अगर बात करें तो यह जीवाणुओं को गतिमान बनाने तथा चलने फिरने में सहायता करती है। कशाभिका की बात करें तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहले बेसल बॉडी यानी आधारीय शरीर या आधारीय काय, फिर आता है अंकुश जिसे हम हुक भी कहते हैं, और फिर आता है तंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आधारीय काय, फिर अंकुश या अंकुश आ गया, ये सबसे चौड़ा भाग होता है और यह आधारीय शरीर तथा तंतु को जोड़ने का काम करता है। और सबसे बाहर क्या है? तंतु, ये सबसे लंबा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, भिन्न भिन्न जीवाणुओं में फ्लैजिला के पाए जाना ये अलग होता है। कुछ होते हैं एट्रीट्रैकियस यानी जिनमें एक भी कशाभिका नहीं है। कुछ होते हैं मोनोट्रैकियस जिनमें एक कशाभिका पाई जाती है। कुछ होते हैं एम्फीट्रैकियस जिसमें 2 पाई जाती है, और जिसमें बहुत सारी पाई जाती है उसे पेरिट्रैकियस कहते हैं। डन। अब आते हैं रोम और झालर पे। रोम और झालर क्या क्या होते हैं? रोम जिसे हम बोलते हैं पिलाई और झालर जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। तो जो हमारा पिलाई होता है ये प्लेन प्रोटीन से बनी हुई होती है और यह संयुग्मन नलिका की रचना करती है। संयुग्मन नली की रचना करती है, एक लंबी नलिका होती है। संयुग्मन क्या होता है? एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जब जोड़ने का काम होता है तो दोनों नलिका रूपी संरचना बनाते हैं और फिर यही नलिका रूपी संरचना एक दूसरे से जुड़ जाती है यानी संयुग्मन नलिका बन जाती है, जिससे एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से जुड़ जाता है। अगर झालर की बात करें तो ये लघु शूक होते हैं। झालर आपने देखो, अपने ब्रश तो करते होगे, रोज ब्रश करते हो ना, तो उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं ना बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन्हें हम झालर कहते हैं। ये क्या चिपकने में सहायता करती है? किससे चिपकने में? तो किसी चट्टान से चिपकने में या फिर किसी पोषक ऊतक से चिपकने में, जो उसको पोषण देने का काम कर सकता है उससे जाके चिपक जाएगा या किसी पत्थर से चिपक जाएगा। ठीक है। अगर आगे की बात करी जाए तो रोम और झालर ये जीवाणुओं की सतह पर पाए जाने वाली संरचना होती है, किंतु ये चलने में सहायता नहीं करती हैं। ओके। अगर संख्या की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या में झालर पाई जाती हैं, फिर रोम पाए जाते हैं और फिर कशाभिका। अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ी आकार की होती है कशाभिका, फिर रोम और फिर झालर। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम जो वो कोशिकांग है जो कि झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसके ऊपर झिल्ली रहित कोशिकांग है, और प्रोकैरियोटिक में ये 70S पाया जाता है, जिसकी बड़ी इकाई 30S की और जिसकी छोटी इकाई 30S की और बड़ी इकाई 50S की होती है। इनकी साइज़ जो है वो 15 से 20 नैनोमीटर की होती है और इनमें जो कोशिका द्रव्य जो है उसमें उपस्थित होते हैं और कुछ कोशिका झिल्ली से भी जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये 30 और 50 मिला के तो दीदी 70 होता है। ये 30 और 50 मिला के तो 80 होता है। ये 70S कैसे हो गया? मैं और पागल हुई जा रही हूँ तुम लोगों को पढ़ा कर। ठीक है। एनीवे 50 और 30 इसलिए बोलते हैं कि बायो वाले की मैथ्स ख़राब होती है, जैसे मेरी है। अरे यार
सॉरी, मजाक से हट के, इतनी भी ख़राब नहीं है मेरी मैथ्स, हाँ थोड़ी बहुत हो गई है, लेकिन मैं उसे ठीक कर लूँगी आगे आने वाले टाइम में, तुम देखना। आई एम बेटिंग यू, मैं कर लूँगी ठीक। 50 और 30 मिला के 80 होता है, लेकिन ये 70 कैसे हो गया? तो एस का मतलब होता है स्वेड वर्ग इकाई, सेडिमेशन इकाई। जब हमने राइबोसोम को लिया, एक पूरे राइबोसोम को लिया और उसे सेडिमेशन मशीन में बिठाया। सेडिमेशन मशीन क्या होती है? एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम, मान के चलो हम राइबोसोम को रखते हैं, एक परख नली में हमने राइबोसोम को रखा और उसमें कुछ लिक्विड होता है, और जब हम उस लिक्विड को उन परख नलियों को सेडिमेशन मशीन में डालते हैं तो वो ना बहुत स्पीड से घूमती है। जैसे मैंने उसे 70 आरपीएस की स्पीड्स में रख दिया। 70 आरपीएस क्या है? 70 रोटेशन लगाएगा वो 1 सेकेंड में, यानी वो मशीन 1 सेकेंड में 70 बार गोल 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 घूमेगी, इतनी स्पीड में। ठीक है, तो हमने इसको 70 स्पीड पे लगा के रख दिया, 70 आरपीएस पे लगा के रख दिया, और वो जो राइबोसोम था वो जाके उस परख नली के तले में बैठ गया। जब हमने 50 पे रखा था तो वो अभी तैर रहा था, 10 पे तो बिल्कुल ऊपर सतह पर ही था, बिल्कुल नीचे ही नहीं गया था, लेकिन 70 पे वो बिल्कुल तली में जाके बैठ गया। ठीक है, यानी उसका सेडिमेशन हो गया, तो इसलिए हम उसे 70S बोलते हैं। ठीक है, आरपीएस को शॉर्ट फॉर्म में करके एस कर दिया। ठीक है, और स्वेड वर्ग क्यों? क्योंकि स्वेड वर्ग ने इसकी खोज की थी इसलिए। और ये छोटी इकाई 30 क्यों है, 50 क्यों है, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हमने इनको भी सेडिमेशन मशीन में डाला तो ये 30 पे सेडिमेट हो गई और ये 50 पे हो गई, इस वजह से। ओके, ये तो मैं ज्ञान दे रही हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ आगे चल के अगर कोई वीडियो देखेगा मेरी वन शॉट तो उसे ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं राइबोसोम्स की, बहु राइबोसोम्स की। ये क्या होते हैं? पॉली राइबोसोम्स क्या होते हैं? जब हम राइबोसोम में उनकी बड़ी इकाई और छोटी इकाई के मध्य से एक एमआरएनए निकाल देते हैं, यानी एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ गए हैं। जब एक आरएनए से बहुत से राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं तो बनने वाले स्ट्रक्चर को बहु राइबोसोम्स कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण यानी अनुवाद में सहायता करती है। डन, आगे बढ़ते हैं। अंतः विशिष्ट पिंड या अंतः विशिष्ट काय क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचा हुआ पदार्थ जो होता है वो अंतः विशिष्ट काय के रूप में जीव द्रव्य में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इसे हम अंतः विशिष्ट काय कहते हैं। अंतः विशिष्ट काय झिल्ली आबद्ध नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप से जीव द्रव्य में पड़े रहते हैं। मतलब मान के चलूँ, तुम खाना बना रही हो, तुम्हारा कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, अब तुम क्या उस कचड़े का यूज़ करोगे या उसे एक कमरे में अलग जाके फेंक दोगे? राइट, फेंक दोगे ना। तो वैसे ही ये फेंका हुआ पदार्थ वहाँ पे एक जगह पड़ा हुआ रहता है। अगर इसमें से कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो कुछ ना कुछ हम निकाल लेते हैं, नहीं तो वो पड़ा ही रहता है। दैट्स इट। एग्जाम्पल की तरह देखें तो इसमें फॉस्फेट कणिकाएँ आती हैं, ग्लाइकोजन कणिकाएँ आती हैं, साइनोफाइशियल कणिकाएँ आती हैं और गैस राजधानी गैस वैक्यूल्स भी आती हैं। गैस वैक्यूल्स का काम क्या होता है? ये नील, हरित और हरे बैंगनी प्रकाश संश्लेषी जीवों में उपस्थित होते हैं गैस वैक्यूल्स, जो कि उत्प्लावन में भी सहायता करते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट। आगे बात करी जाए हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। प्रोकैरियोटिक खत्म हो गया, तालियां। अब यूकैरियोटिक की बारी आती है। यूकैरियोटिक, अगर हम सबसे पहले झिल्लियों की बात करें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, झिल्लियाँ किसी को समझ में नहीं आती हैं, अभी आ तो जाती हैं लेकिन फिर भी कम आती है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले अपारगम्य झिल्ली, इनपरमिएबल झिल्ली, जिससे विलेय और विलायक दोनों क्या आर पार नहीं हो सकते हैं। विलेय और विलायक, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? अगर आपने विलयन सुना हो तो, अब विलयन कौन सी बला है? सबसे, अगर हम पानी को देखें
तो वो क्या है, हमारा विलायक है। और पानी में अगर हम चीनी को मिला दें, चीनी क्या है, विलय है, और हमने इसको मिला दिया तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलय क्या है, हमारी चीनी है, विलायक क्या है, हमारा पानी है, और चीनी का पानी क्या है, हमारा विलयन है। ठीक है। अब हमने एक झिल्ली रखी है और वही चीनी का पानी यहाँ डाला है। अब वो चीनी का पानी यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, या सिर्फ चीनी चीनी जाएगी या पानी पानी जाएगा। इस आधार पर ये झिल्ली हमें बताती है कि ये चयनात्मक पारगम्य है या पारगम्य है या अर्ध पारगम्य है। ओके। तो अगर यहाँ से यहाँ विलयन आर पार हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पारगम्य है, यानी विलय और विलायक दोनों इस पार जा रहे हैं यानी कि पारगम्य है, और दोनों नहीं जा रहे हैं यानी अपारगम्य है। परमिएबल और इनपरमिएबल समझ में आया। अपरमिएबल, हाँ क्या बोल रही हूँ मैं, अपारगम्य। अपारगम्य में दोनों एक दूसरे के आर पार नहीं जा सकते, पारगम्य में जा सकते हैं। अर्ध पारगम्य में सिर्फ विलायक जा सकता है, विलय नहीं जा सकता, यानी सिर्फ पानी पानी आर पार जाएगा लेकिन चीनी नहीं जाएगी। लेकिन चयनात्मक पारगम्य में से विलायक के कुछ ऐसे कण जो इम्पॉर्टेंट है वो इस पार जा सकते हैं, और विलय के कुछ ऐसे कण जो इम्पॉर्टेंट है वो भी इस पार जा सकते हैं, लेकिन सभी नहीं जा सकते। जो नॉन इम्पॉर्टेंट है वो नहीं जा सकता, जिसकी आवश्यकता है सिर्फ वही जा सकता है, जैसे वीआईपी एंट्री मिल रही हो। ओके। आई नो मैं थोड़ा थोड़ा जोक मार देती हूँ बिकॉज आप लोग बोर ना हो इस वजह से, लेकिन पता नहीं क्यों मार रही हूँ, पहले तो कभी नहीं मारा। आगे बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, जीव द्रव्य झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की। तो ये क्या होते हैं, ये चयनात्मक पारगम्य होती है, या अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा चयनात्मक पारगम्य तो हम अर्ध पारगम्य पे टिक लगाएंगे। ओके। इसकी खोज किसने की थी, याद करो याद करो, इसकी खोज किसने की थी, हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था। कोशिका सिद्धांत में जो हमारे थियोडोर स्वान थे उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली एक, कौन चिल्ला रहा है, कोशिका झिल्ली एक सार्वत्रिक संरचना है क्योंकि वह सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव में उपस्थित होती है, क्योंकि ये सभी जगतों में उपस्थित होती है। ऐसा नहीं है कि किसी जगत में उपस्थित नहीं है या किसी जीव में उपस्थित नहीं है, ये हर जीव में उपस्थित होती है। इस वजह से इसे सार्वत्रिक संरचना बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है तथा प्रोकैरियोटिक में कैसी होती है, ये चयनात्मक पारगम्य होती है, तथा इसकी संरचना अगर यूकैरियोटिक में देखे जाए तो उसके समान होती है, यानी दोनों में सेम स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर कोशिका झिल्ली के मुख्य पदार्थ की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, लिपिड है और प्रोटीन है। लिपिड यानी कि वसा, और प्रोटीन प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर ये बना होता है, और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है, और सबसे बेस्ट अगर हमें कोशिका झिल्ली का अध्ययन करना हो तो वो हमारी आरबीसीज हैं। उससे ही अध्ययन किया गया था, तो उसमें पाया गया कि हमारे आरबीसीज में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, और बाकी शेष पदार्थ कार्बोहाइड्रेट 8% पाए जाते हैं। लिपिड की बात करें तो कौन सा लिपिड पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है या फॉस्फोग्लिसराइड पाया जाता है। लिपिड व्युत्पन्न जैसे कि कोलेस्ट्रॉल इत्यादि कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ये लिपिड का ही एक व्युत्पन्न है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड से ही उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम हमने कोलेस्ट्रॉल रख दिया है, और ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, वहाँ पर होपिनॉइड्स पाए जाते हैं। होपिनॉइड्स नामक पदार्थ पाए जाते हैं जो उनको स्थायित्व प्रदान कराता है। अगर लिपिड की बात करें तो इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है इसका सिर यानी कि हेड, और एक होती है इसकी टेल। जिसका सिर होता है वो ध्रुवीय होता है, बाहर की ओर होता है, और जल से प्यार करता है यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है।
इसका हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है यानी जल स्नेही होता है। इसकी टेल की बात करें तो ये जलीय वातावरण से बचा हुआ रहता है और ये अंदर की ओर होता है, अध्रुवीय होता है, जल भीरु होता है यानी जल से बिल्कुल प्यार नहीं करता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, लिपिड का सिर जल स्नेही यानी हाइड्रोफिली होता है तथा टेल जल भीरु यानी हाइड्रोफोबिक होती है। अतः लिपिड उभयधर्मी होता है, एम्फीफाइटिक होता है। ओके, अगर बात की जाए प्रोटीन की तो झिल्ली के निष्करण यानी झिल्ली से निष्कासन के आधार पर प्रोटीन को हमने विभाजित किया हुआ है, यानी कितने जल्दी हम उस झिल्ली से, उस पर्टिकुलर झिल्ली से प्रोटीन को निकाल पा रहे हैं, इस आधार पर हमने प्रोटीन का वर्गीकरण किया है दो टाइप से। एक होते हैं परिधीय प्रोटीन, एक होते हैं अंगभूत प्रोटीन। परिधीय नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सतह पर उपस्थित यानी परिधि पे उपस्थित हैं, है ना, तो ये परिधीय प्रोटीन होते हैं जिनका निष्करण बहुत ही आसान होता है। इनके निष्करण के लिए कोशिका झिल्ली में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, यानी अगर हम इनको निकाल भी दें तो कोशिका झिल्ली में कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, नॉर्मल ही होगा, है ना, जल्दी निकल भी जाएगा और कुछ परिवर्तन भी नहीं हो रहा। अंगभूत की बात करें तो यहाँ होते हैं पूर्णतः अंगभूत प्रोटीन और होते हैं आंशिक अंगभूत प्रोटीन। अगर बात की जाए, यह पूर्णतः तथा आंशिक रूप से लिपिड में धसे हुए होते हैं। इनका निष्करण आसानी से नहीं होता है और निष्करण के परिणाम स्वरूप झिल्ली की संरचना में परिवर्तन भी आता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो बाहरी सतह यानी आउटर लिफ्टेड और भीतरी सतह यानी इनर लिफ्टेड, दो तरह की सतह इसमें पाई जाती हैं। तो ये आउटर लिफ्टेड होती है, वहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट केवल आउटर लिफ्टेड में पाई जाती है यानी बाहरी सतह पर पाई जाती है। यह अशाखित ओलिगोसैकेराइड्स के रूप में पाए जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, ये हम जब जैवाणु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ बताऊँगी मैं, ठीक है। तथा प्रोटीन के साथ जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड, यानी प्रोटीन से जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है। कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो अकेले नहीं पाए जाते हैं, या तो ग्लाइकोप्रोटीन में पाए जाएंगे या फिर ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाए जाएंगे। और ये कार्य क्या करते हैं, ये कोशिका में संदेश देते हैं, सेल कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल कम्युनिकेशन का काम करते हैं। अगर बात करी जाए कोशिका झिल्ली के प्रारूप की, यानी कि मॉडल कौन सा है सेल मेम्ब्रेन पे, तो आधुनिक रूप से जो मॉडल हम मानते हैं वो है हमारा तरल कीमीरीन प्रारूप, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में दिया गया था, ठीक है। फ्यूज मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में दिया था। इन्होंने लिपिड और प्रोटीन की द्विपरतीय क्या बताई थी, उपस्थिति बताई थी। लिपिड और प्रोटीन की द्विपरतीय उपस्थिति बताई थी। यह कोशिका झिल्ली को समझने का सार्वमान्य रूप है, जहाँ पर लिपिड जो होती हैं वो दो परत में पाई जाती हैं और इनमें ही प्रोटीन क्या हुए होते हैं, आंशिक या अंगभूत रूप से धसे हुए होते हैं। क्योंकि यह कोशिका झिल्ली की संरचना और कार्य दोनों को भली भांति व्याख्या करता है, इसलिए हम इसे सबसे अच्छा सिद्धांत मानते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो, यहाँ पे लिपिड की दो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जिसमें प्रोटीन क्या है, आंशिक या अंगभूत तरीके से धसे हुए होते हैं, ठीक है। जो इसकी बाहरी परत होते हैं वहाँ पे हमारे क्या ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, ओके। अंदर बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये है भीतरी परत, जहाँ पे साइटोसोलिक फेस होता है जो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के, यहाँ पर कुछ स्पेक्ट्रिन्स पाए जाते हैं,
जो कि अगर बात करी जाए कहाँ पाए जाते हैं, तो आरबीसी की कोशिका झिल्ली जो होती है उसकी भीतरी परत पर पाए जाते हैं, और ये परिधीय प्रोटीन कहलाते हैं, एक टाइप के, है ना। तो कोशिका झिल्ली में लिपिड का बायलेटरल मूवमेंट होता है, वहीं प्रोकैरियोटिक में भी बायलेटरल मूवमेंट होता है। लिपिड दो परतीय होती है, और जो झिल्ली की तरल प्रकृति जो हो उसका मापन यही चीज़ करती है। अगर मूवमेंट फास्ट है यानी कि उसकी तरलता जो है वो ज़्यादा है। आप खुद ही सोचिए, एक पानी है, एक जेली है, ठीक है। अगर मैं पानी में कोई चीज़ डाल दूँ और पानी को हिलाऊं तो वो ज़्यादा हिलेगा, ठीक है। लेकिन जेली में अगर मैं डालूँ कोई चीज़ और उसको हिलाऊं तो वो इतना ज़्यादा गति नहीं करेगा। तो यानी मूवमेंट की बात करें, अगर तरलता ज़्यादा है तो ज़्यादा मूवमेंट करेगा, अगर तरलता कम है तो कम मूवमेंट करेगा, है ना। लिपिड की क्वाइंसी फ्लूइड यानी कि अर्धतरलीय प्रकृति मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। लिपिड जो होता है वो अर्धतरलीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है। यानी अगर तरलता अगर हम देखें तो किसके कारण है ये तरलता, तो वो हमारी लिपिड की वजह से है। ओके, वही यहाँ पे भी बताया हुआ है कि सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड होता क्या है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ दूसरे एग्जाम्पल से बताया है। आखिर इसका कार्य क्या होता है अब कोशिका झिल्ली का, तो ये कोशिका की वृद्धि में सहायता करती है, उसके विभाजन में सहायता करती है, अंतर कोशिकीय जंक्शंस के निर्माण में भी कार्य करती है, अंतः कोशक का निर्माण भी होता है यहाँ पर, और स्त्रावण में तो मदद करती ही करती है। ये कौन करती है, झिल्ली की तरल प्रकृति के कारण ये इतने काम होते हैं। अब हम तरल प्रकृति को साइड में रखते हैं तो कौन कौन से काम होते हैं। यहाँ सेल कम्युनिकेशन का काम होता है, कोशिका के आर पार परिवहन होता है। परिवहन के कितने प्रकार का हो सकता है, निष्क्रिय परिवहन देखें तो ये विसरण, सुसाध्य विसरण और परासरण कर सकता है। वहीं सक्रिय परिवहन भी होता है, सक्रिय परिवहन भी होता है। सक्रिय परिवहन क्यों होता है, जब कोई चीज़ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी अगर एक कंटेनर है उसमें हमने मेम्ब्रेन लगाई है और एक साइड अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड है और एक साइड बहुत कम लिक्विड है, तो ज़्यादा वाला चीज़ कम वाली चीज़ की ओर अपने आप गति करेगा। लेकिन अगर किसी कंटेनर में कम चीज़ है और उसे ज़्यादा की ओर जानी है तो उसे एनर्जी दे के, धक्का दे के वहाँ पहुँचाने पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक रूम है, ठीक है, एक रूम अभी पूरा खाली है, उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो उसमें हम बहुत सारे बच्चे अपने आप आते जाएंगे। जैसे आपने अगर कॉलेज गए हो या स्कूल गए हो तो वहाँ का जो हॉल रहता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो बच्चे अपने आप आते हैं। लेकिन अगर जहाँ उन्हें दिखे कि उनका सेमिनार हॉल भरा हुआ है तो बच्चे उधर नहीं जाते हैं, टीचर्स को उनको पकड़ पकड़ के लेकर आना पड़ता है, राइट। तो सेम यही होता है कि अगर कोई उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर रहा है तो उसको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, वो परिवहन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नॉर्मल विसरण की विधि द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर देगा। लेकिन वहीं उसे निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना है तो परिवहन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ सक्रिय परिवहन होगा जिसमें एटीपी की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। सुसाध्य विसरण क्या होता है, अगर हम बात करें, ये लिपिड है, ठीक है, लिपिड है, और लिपिड अगर आपने देखा हो कि पानी और तेल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते ना, तो वहीं अगर कुछ ऐसी चीज़ जो लिपिड के थ्रू अंदर नहीं जा पा रही है लेकिन वो हमारी कोशिका के लिए ज़रूरी है उसका अंदर जाना, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ परिधीय प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि उन्हें अंदर जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, तो इसे सुसाध्य विसरण कहते हैं, ठीक है। कुछ जो पूर्णतया अंगभूत प्रोटीन झिल्ली के आर पार उपस्थित होते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन प्रोटीन कहते हैं। देन इन्हें हम टर्मिनल प्रोटीन भी कहते हैं, और कुछ पंप प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो कि पंप करने का काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ वहीं समझाई गई है, तो देख लेना एक बार।
आगे बात करें जाए परासरण, ये क्या होता है? परासरण क्या होता है? अब मान लो हमारे पास एक ही बीकर है जिसमें एक ये पतली मेम्ब्रेन है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। और एक बीकर, एक साइड जो है वहाँ पे हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा है, यानी अति परासरण विलयन रखा है जिसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरे बीकर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी तनु परासरणी विलयन है जिसकी सांद्रता जो है वो बहुत कम है। अब क्योंकि यहाँ पे सांद्रता ज़्यादा का मतलब क्या है? उसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे जो विलयन है उसमें चीनी बहुत कम है। तो जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है। यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, यानी पानी जो है वो कहाँ जाएगा? अधिक से कम की ओर जाएगा, राइट? अधिक से कम की ओर जाएगा। अब बात करते हैं, ये टेढ़ा क्यों हो गया यार? थोड़ा मेंटेन कर लेना, ओके। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो अलग अलग जीवों में कोशिका भित्ति अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे हर कपड़ा एक जैसा नहीं होता, कुछ सिल्क होता है, कुछ कॉटन होता है, कुछ होता है और कुछ होता है, ठीक है। वैसे ही हर कोशिका भित्ति सेम नहीं होती है, वो कुछ से मिलकर बनी हुई होती है, और वो कुछ क्या है वो यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई होती है। वहीं बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसे हम म्यूरिन बोलते हैं। ये म्यूरिन है, वो स्यूडोम्यूरिन था, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोप्लाज्मा, एक लौता प्रोकैरियोटिक मोनेरा जगत का ऐसा जीव, प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वो है मोनेरा। मोनेरा में पाए जाने वाला माइक्रोप्लाज्मा। बाकी जितने भी मोनेरा जगत यानी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सिवाय इस माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर। दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। आगे बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो ये सेल्यूलोज और सिलिका से मिलकर बनी हुई होती है। डाइनोफ्लैजिलेट सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। यूग्लिना में अनुपस्थित होती है। अपंक कवक में अनुपस्थित होती है। प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होती है। कवक में काइटिन की बनी होती है। शैवाल में सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज और हमारे लवण से मिलकर बनी हुई होती है। पादप की बात करें तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है। जंतुओं में ये अनुपस्थित होती है। अगर हम कोशिका भित्ति के कार्य देखें तो कार्यों में शैवाल, कवक और पादप कोशिका जो होती है इनके बाहरी आवरण का निर्माण करती है, सुरक्षा का काम करती है, संक्रमण और यांत्रिक हानि से बचाती है और आनुवांशिक यानी गैर जरूरी बृहद अणु यानी बड़े अणुओं का अवरोधन करती है, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ नहीं है हमारे कोशिका के लिए उसका अवरोध कर देती है। कोशिका के आकार का निर्धारण करती है और आसपास की कोशिकाओं से संपर्क बनाने में मदद करती है। ये एक दृढ़ संरचना होती है और पूर्णतः पारगम्य होती है। पूर्णतः पारगम्य यानी कि इसके अंदर हर चीज़ आ सकती है, ठीक है, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए नहीं आने देती, लेकिन बाकी आ सकती है। कितना कंफ्यूजिंग है भाई। आगे बात की जाए, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कोशिका भित्ति जो होती है वो 2 परतीय होती है। सबसे पहली जो बनती है जिसे हम प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, ये सबसे बाहरी होती है, कोमल होती है और वृद्धि तथा विभाजन में सहायता करती है और प्रारंभ में उपस्थित होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी द्वितीयक कोशिका भित्ति बनने लगती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है, ये धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है। ये मेरिस्टेट और पैरेन्काइमा में उपस्थित होती है, ठीक है। अगर सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनती है और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर बनती है, यानी बाहर पाई जा रही है हमारी प्राइमरी सेल वॉल और अंदर पाई जा रही है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल।
जो कि कठोर होती है। वृद्धि और विभाजन में सहायता नहीं करती। सहायता कौन कर रही थी? प्राइमरी कर रही थी। मुख्यतः कोलेनकाइमा तथा स्केलेनकाइमा में पाई जाती है। ये क्या है? मैजिस्ट्रेट क्या है? पेरेन्काइमा क्या है? कोलेनकाइमा क्या है? स्केलेनकाइमा क्या है? ये भाई क्या है? इसको हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, तो टेंशन मत लो। ओके दीदी, नहीं लेते हैं। अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर संपर्क बना रही है। कैसे बना रही है? ऐसे बना रही है कि ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना तुम्हें, कि यहाँ पे एक अवकाश बन रहा है, तो इसे बोलते हैं हम जीव द्रव्य तंतु, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आसपास की कोशिकाओं के जीव द्रव्य को जोड़ने का काम करती है। प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, इंग्लिश की वर्ड याद रखोगे ना तो थोड़ा सा इजी होगा, हिंदी में ये कंफ्यूज कर देता है। और सबसे अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अच्छा, ये प्लाज्मोडेस्माटा जहाँ पाया जा रहा है वहाँ एक ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर, ये तो मैंने बनाया है, ब्लू ब्लू होता नहीं है ब्लू, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लू ब्लू क्या भरा हुआ है? यहाँ एक पदार्थ भरा होता है जिसे हम बोलते हैं, ये मध्य पटलिका होती है। इसमें जो हमारी पड़ोसी कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। कैसे जुड़ जाती है? कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। ये कैल्शियम पैक्टेट के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, जब कोशिका परिपक्व होती है तो जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसका निर्माण होने लगता है, लेकिन प्राइमरी जो होती है सेल वॉल वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यानी कि जब जब इसका विकास होता है, किसी कोशिका का विकास होता है, तो उसकी सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है, लेकिन फर्स्ट जो होती है वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है। तो सबसे बाहर कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। सबसे अंदर कोशिका झिल्ली, सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल। ओके, मध्य पटलिका का पाया जाना बहुकोशिकीयता को दर्शाता है। अगर कहीं पे मध्य पटलिका पर पाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि उस सेल में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, यानी कि वह बहुकोशिकीयता दर्शा रही है। कच्चा फल तथा सब्जी कठोर होते हैं, जबकि पकने के बाद ये कोमल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मध्य पटलिका होती है उसका अपघटन हो जाता है। इस मध्य पटलिका का अपघटन हो जाता है, इसी वजह से कच्चे फल कठोर होते हैं और पकने के बाद वो मुलायम हो जाते हैं। अब बात करते हैं अंतः झिल्ली का तंत्र, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। उससे पहले मैं पानी पीऊंगी। हमारे लिए पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा 12 मिनट हो चुके हैं, और अभी भी बहुत से टॉपिक्स बचे हुए हैं, लेकिन हम इसे सेकंड वीडियो में कवर नहीं करेंगे, हम इसे इसी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमें इसी वीडियो में कवर करना है। ओके, तो बिना किसी देरी के फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं कहीं गई नहीं थी, यहीं बैठी थी, ठीक है। नहीं तो सोचो कि दीदी चली गई होगी रिकॉर्ड करने के बाद। नहीं गई, थक गई हूँ। लेकिन चलो करते हैं अंतः झिल्ली का तंत्र, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात। ये क्या होता है? सबसे पहले कोशिका, ये एक कोशिका द्रव्य जो है, इनमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनकी संरचना और कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले ऐसे झिल्ली आबद्ध कोशिकांग जिनका कार्य आपस में कोऑर्डिनेट यानी कि सामंजस्य पूर्वक होता है, वो मिलकर अंतः झिल्ली का तंत्र की संरचना बनाते हैं। कुछ समझ में नहीं आया दीदी? नाम देखो तुम, अंतः झिल्ली का तंत्र यानी अंतः कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, झिल्ली का यानी कि जो झिल्ली से आवृत कोशिकांग है वो एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, इसे ही हम अंतः झिल्ली का तंत्र कहते हैं। सिंपल। इसमें कौन कौन से कोशिकांग आते हैं? अंतःप्रेदव्य जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय और रसधानी। ये क्या कहते हैं? अंतः झिल्लिका तंत्र के अव्यय होते हैं, क्योंकि ये इन सभी का कार्य क्या है? आपस में कोऑर्डिनेटेड है। ओके,
हरित लवक सूत्रकणिका पेरोक्सिसोम से अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग नहीं होती है क्योंकि इनकी कार्य आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 4 कोशिकांग हैं, अंतःप्रदव्य जालिका, गोल्जी बॉडी, लेयनकाय और रसस्थानी। दैट्स इट। ओके, अब एक वैज्ञानिक थे नोविकोव, जिन्होंने अंतःझिल्लिका तंत्र दिया था और इसे GERL सिस्टम नाम दिया था। ये क्या है? गोल्जी बॉडी फॉर्म्ड बाय ER फॉर्म्स लाइसोसोम, यानी अंतःझिल्लिका तंत्र में जो उत्पत्ति का क्रम है वो कैसा है? गोल्जी बॉडी फॉर्म्ड बाय ER से क्या बना है? हमारी गोल्जी बॉडी बनी है और ये फॉर्म्स करती है लाइसोसोम की, और गोल्जी बॉडी क्या बनाती है? लाइसोसोम बनाती है। क्या? ER से बनी है हमारी गोल्जी बॉडी और ये गोल्जी बॉडी बनाती है लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ठीक है, ER से बनी है गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी क्या बनाती है? लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये है अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की पाई जाती है। एक होती है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारी ये होती क्या है, बात करते हैं। ये 2 टाइप की होती है, RER SER। जो हमारी RER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनती है? जो हमारी परिकेंद्रकीय अवकाश, तुमने सुना होगा, केंद्रक झिल्ली में जो अवकाश पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं परिकेंद्रकीय अवकाश। और इन्हीं अवकाशों का एक्सटेंशन, यानी ये बाहर की ओर विस्तारण हो रहा है और यही विस्तारण क्या होती है? अंतःप्रदव्य जालिका होती है। ठीक है, ER की झिल्ली के बाहर। इसमें ER की झिल्ली अगर हम देखें तो उसके बाहर कुछ एक्सटर्नल ल्यूमिकल स्पेस पाया जाता है। तुम देखो स्ट्रक्चर, देखो इस तरीके के स्ट्रक्चर है, यानी ये जगह जो है वो खाली स्पेस है। इसे क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं, एक्सटर्नल ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 टाइप की पाई जा रही हैं। दोनों टाइप को हम पढ़ते हैं। पहला क्या है? खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, दानेदार ER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। ग्रेन्यूल ER भी बोलते हैं इसे। क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उन कोशिकाओं में बहुतायत में पाई जाती हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण तथा स्रावण सिक्रीशन में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंपल वर्ड, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स पाए जा रहे थे। राइबोसोम का क्या कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो जहाँ प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ प्रोटीन का ज़्यादा सिक्रीशन करना है, वहाँ पे हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी। और इसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्रक झिल्ली का निर्माण करना। ठीक है, अब हर ER में जो होती हैं गुहिकाएँ पाई जाती हैं, लिमिनल स्पेस पाए जाते हैं, जो कि ER की झिल्ली से ढके हुए होते हैं। ये इस तरीके के ल्यूमिनल स्पेस हैं जो कि ER की झिल्ली से क्या है? ढके हुए हैं। SER का कार्य क्या होता है? ये राइबोसोम्स इनमें अनुपस्थित होते हैं, सबसे पहली बात, और ये लिपिड संश्लेषण में सहायता करते हैं और स्टीरॉयडल हार्मोन के संश्लेषण में भी सहायता करते हैं। अगर हम बात करें जाएं ER, इनमें जो बाहरी केंद्रक झिल्ली के विस्तारण से बनती है, जो कि जीवद्रव्य झिल्ली तक होती है। केंद्रक झिल्ली से स्टार्ट हो रही है और जीवद्रव्य झिल्ली तक जाती है, यानी इतनी लंबी। मतलब अगर ये कोशिका है और ये उसका केंद्रक है, यहाँ से अंतःप्रदव्य जालिका आ रही है, तो बिल्कुल कोशिका झिल्ली तक क्या होगा? इसका विस्तारण होगा। ठीक है, राइबोसोम जो होती है वो अपनी बड़ी उप इकाई के थ्रू ER से जुड़ा हुआ होता है। एक और होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? ये पेशियों में पाई जाने वाली रूपांतरित SER होती है, जो कि कैल्शियम आयन का संग्रहण करती है। इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेशियों में पाई जाने वाली रूपांतरित एसईआर होती है जो कि कैल्शियम आयन का संग्रहण करती है। फिर आते हैं निसल्स कण क्या होते हैं? ये तंत्रिका कोशिका में उपस्थित ईआर होती है। तंत्रिका कोशिका में भी ईआर पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम निसल कण बोलते हैं। ये एसईआर में, एक मिनट यार, ओके, सो एसईआर में साइटोक्रोम P450 पाया जाता है, जो कि ड्रग्स, टॉक्सिक और स्टीरॉयड इत्यादि को डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? विषकारी प्रभाव को नष्ट करना। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि अगर कोई जहरीली चीज़ है और उस जहर के असर को ख़त्म करना है, तो उस ख़त्म करने की जो क्रिया है उसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। केंद्रक की बाहरी झिल्ली एवं ईआर की झिल्ली तथा परिकेंद्रकीय अवकाश एवं ईआर की गुहा लगातार उपस्थित होती है। केंद्रक की बाहरी झिल्ली, ठीक है, ईआर की झिल्ली, ओके, परिकेंद्रकीय अवकाश, ठीक है, और ईआर की गुहा लगातार उपस्थित होते हैं। यानी ये जो जितनी भी चीज़ों के नाम हैं यहाँ पे, वो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और लगातार उपस्थित होते हैं, ठीक है। आई नो ये थोड़ा बोरिंग ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सक्सेस पाने के लिए बहुत सी बोरिंग चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, और उनमें से एक ही ये है। इसे मैं थोड़ा और इन्जॉयफुल भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ यार, क्या करूँ। लेकिन हमें यह पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो टेक अ ब्रेक अप टू 10 मिनट्स, ओके। इसके बाद फिर से आते हैं क्योंकि मुझे भी ब्रेक की ज़रूरत है, ओके। सो हेलो चैम्स, आई होप आप लोगों ने ब्रेक ले लिया होगा। वीडियो में ब्रेक नहीं दिखाया होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से ऑफ करके गई थी, लेकिन आप लोग लेके वापस यहीं से कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विथ गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। थोड़ी स्लो स्पीड एंड देन फास्ट, ओके। गोल्जी बॉडी क्या है? यहाँ गोल्जी, इसके देखो इतने सारे नाम हैं, एक तो सो बोरिंग, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैं तो गोल्जी बॉडी बोलूँगी, गोल्जी समझिए, ठीक है। तो ये क्या, इसमें सबसे पहले एक तो क्या है, लिपिड बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटेन होता है, यानी इकट्ठा होता है, ठीक है। और ये एक बिखरे हुए थैले होते हैं, ठीक है, यानी पूरी कोशिका भित्ति में ये एक दूसरे से बिखरे हुए हैं, ठीक है, पैकेट्स के रूप में। आगे बात करी जाए तो गोल्जी काय बहुत सारी डिस्कनुमा संरचना से बना हुआ होता है, जिसे हम थैले या कुंड कहते हैं। सिस्टर्न नहीं, जिनका व्यास जो होता है वो 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। इसकी खोज जो थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। सन याद करना ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में, और ये अभिरंजित तंत्रिका कोशिका में इनकी खोज हुई थी। ये कहाँ, केंद्र के पास कैमिलो गोल्जी ने क्या कर रहे थे, तंत्रिका कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, अभिरंजित तंत्रिका कोशिका का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने केंद्र के पास ना एक छोटी सी स्ट्रक्चर देखी, जिसका नाम ना उन्होंने अपने नाम पर रख दिया। ऐसे ही तुम भी अगर किसी चीज़ की खोज करो ना, तो उसका नाम अपने नाम पर रख लेना। कम से कम कुछ भारतीय लोगों के नाम ऐसी पुस्तकों में छपने लगेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर क्या है ना। भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कुंड की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या सभी कोशिकाओं में अलग अलग होती है, वैसे ही गोल्जी काय की संख्या भी सभी कोशिकाओं में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। कुंड जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एवं संकेंद्रकीय होते हैं, ठीक है। कुंड में अलग प्रकार की सिस और ट्रांसफेस पाए जाते हैं। सिस एंड ट्रांसफेस, आगे बढ़ते हैं। गोल्जी काय का निर्माण किससे होता है? ईआर से होता है, हमने पढ़ा है।
ठीक है। तो ईआर जो होती है वो इसका सिस फेस बनाती है, गोल्जी बॉडी का सिस फेस बनाती है, फिर उससे बनता है मिडिल फेस एंड देन बनता है इसका ट्रांस फेस। सिस फेस, मिडिल फेस, ट्रांस फेस, सिस फेस, मिडिल फेस, ट्रांस फेस। ठीक है, गोल्जी बॉडी ने बनाया इसका सिस फेस। सिस फेस क्यों है इसका नाम? क्योंकि ये है कॉन्वेक्स फेस, यानी कि उन्नतल सतह, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, जो कि केंद्रक के पास पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन से दूर होता है। फिर आता है इसका मिडिल फेस, जहाँ पर पदार्थों का संगठन होता है, संवेष्टन होता है और उसका रूपांतरण होता है, यानी उन्हें पहले संग्रहण करेंगे और फिर उसका रूपांतरण करेंगे। ठीक है। फिर आता है ट्रांस फेस, जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव फेस। ठीक है, या से हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, जो कि केंद्रक से दूर होता है और सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। डन। अगर हम गोल्जी बॉडी के कार्य की बात करें तो यहाँ पर लयन काय का निर्माण करता है सबसे पहले। ठीक है, फिर ये पदार्थों का संवेष्टन करता है, यानी मॉडिफिकेशन करता है उसका, और कोशिका के बाहर इसको ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, आगे बात करें तो सिक्रीशन का काम करता है, श्रावण पुट्टिकाओं का निर्माण करता है। गोल्जी काय ही क्या करता है, कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है बनाने का महत्वपूर्ण स्तर है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड अगर बन रहे हैं तो वो कौन बनाता है? हमारा कोशिकाएं बनाता है। देन बात करते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण इसी के थ्रू होता है, यहाँ ये सहायता करता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको भी। मध्य पट्टिका का निर्माण भी करता है और शुक्राणुओं में एक्रोसोम रूपांतरित गोल्जिकाए वेसिकल्स, यानी गोल्जी वेसिकल्स ही होते हैं। एक्रोसोम अगर आपने पढ़ा हो, जो हमारा स्पर्म है उसमें एक एक्रोसोम संरचना पाई जाती है जो कि फर्टिलाइजिंग में सहायता करती है, वो इस गोल्जिकाए वेसिकल्स का ही रूपांतरण है। ठीक है, लयन काय की बात करते हैं तो ये क्या है, एक झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है और इसमें लाइसिस यानी अपघटन करने की क्षमता होती है, और ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है इसलिए इसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, हर लाइसोसोम अपघटन नहीं करती है। सबसे पहले अगर हम इसके बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें पाई जाती हैं और उस आधार पर ये अपने आप को रूपांतरित करती चली जाती हैं। लाइसोसोम के अंदर होता क्या है, ये होती है एंड्रोसोम्स वेसिकल्स, यानी इनमें पदार्थ भरा हुआ होता है अंदर। ये एक वेसिकल होती है जिसमें कुछ पदार्थ भरा हुआ होता है। सबसे पहले आते हैं प्राथमिक लयन का। ईआर ने क्या बनाई, गोल्जी बॉडी बनाई। गोल्जी बॉडी ने क्या बनाई, प्राथमिक लयन काय बनाए। इनमें जलघटनीय एंजाइम्स तो पाए जाते हैं लेकिन वो निष्क्रिय होते हैं। फिर जब ये द्वितीयक लाइसोसोम बनता है तो इसमें जल अपघटनीय एंजाइम्स जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय कब होते हैं, जब इसका पीएच जो होता है वो 5 हो जाता है। ये जीव द्रव्य से क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस लेता जाता है और अपने पीएच को 5 कर लेता है। ठीक है, 5 करने के बाद जो क्या होगा, यहाँ अपघटन होने लगता है। जैसे कोई भी कोशिका में फालतू पदार्थ है, खराब पदार्थ है, तो उसका अपघटन कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। और डाइजेशन का काम भी कौन करता है, यही करता है। वहीं तृतीयक लाइसोसोम जो होते हैं वो कोशिका के बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर ये क्या करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जैसे अगर कोई कोशिका काम करना बंद कर जाए तो उसकी पड़ोसी कोशिकाएं उसे मैसेज भेजती हैं, लाइसोसोम को मैसेज भेजती हैं कि लाइसोसोम भैया ये कोशिका है ना काम करनी बंद कर दी है, तो आप ना इसे ख़त्म कर दो। तो लाइसोसोम फट जाएगा और हमारी कोशिका जो होगी वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। लयन काय एक पुटिका होती है जो गोल्जी काय द्वारा संवेष्टन से निर्मित होती है। जो हमारा लयन काय होता है ये जल अपघटनीय एंजाइम्स जैसे कि लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनेज, ऐसे एक्सेट्रा क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जो कि अम्लीय पीएच 5 पर कार्य करते हैं। जो लयन काय होता है वो डाइजेशन में मदद करता है, यानी कोशिका के बाहर भी
यानी कि इंटरसेल्यूलर भी और कोशिका के अंदर भी, इंट्रासेल्यूलर भी, यानी दोनों जगह क्या करता है, डाइजेशन में सहायता करता है। ये कोशिका कोशिकांग अपघटन करता है, यानी कोशिका का भी और कोशिकांगों का भी अपघटन करता है। इसलिए से हम सेल की क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। ये बहुरूपीयता कोशिकांग होता है। ओके, अब बात करते हैं रसधानी की, रिक्तिका की, वेस्क्यूल की। क्या हो गया है? ये भी एक झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होता है, जिसमें अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये 90% भाग में पाई जाती है। वहीं अगर जंतु कोशिका की बात करें तो ये वेसल्स के रूप में पाई जाती है, वेसिकल्स के रूप में। जो जीव द्रव्य की सांद्रता होती है वो कम होती है, लेकिन इस वैक्यूल की सांद्रता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।